हेलो डियर फ्रेंड्स, रेयर क्लास में सभी का स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं। जो करंट अफेयर हैं, कुछ जो नीतियां हैं या फिर कार्यक्रम या पहल जो प्रारंभ किए गए थे कि अभी जनवरी में प्रारंभ किए गए हैं और 2023 में, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, कोच्चि लक्षद्वीप पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? भाई ये प्रश्न से पहले हम आपको इसका ब्रीफ बता देते हैं, इसका एक विश्लेषण संक्षिप्त में जो है वो हम आपको बता देते हैं। आइए देखते हैं इसका जो विश्लेषण है। कोच्चि लक्षद्वीप पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर परियोजना, जानते हैं इसके बारे में। इसका प्रारंभ 23 जनवरी 2024 को किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। लक्षद्वीप के करावती में, कहाँ? करावती में कोच्चि लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का परियोजना का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, करने वाले माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तिथि कौन सी है? 3 जनवरी 2024 को इसको प्रारंभ किया गया था। कहाँ किया गया था या कहाँ इसका उद्घाटन किया गया था? तो लक्षद्वीप के करवत्ती में इसका उद्घाटन किया गया था। कहाँ से कहाँ तक है? तो करवत्ती यानी लक्षद्वीप से कोच्चि अर्थात केरल के जो कोच्चि है वहाँ तक इसका उपयोग किया गया, या वहाँ तक इसको जो है लाइन, मतलब वहाँ तक इसकी क्या है, सीमा रेखा है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि भारत में या फिर इसके माध्यम से स्वतंत्रता के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। ये प्रश्न बन सकता है कि किस राज्य को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा स्वतंत्रता के बाद जोड़ा गया है, या स्वतंत्रता के बाद पहली बार किस राज्य को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखना हमारा आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। इस परियोजना के माध्यम से लक्षद्वीप में तेज और अधिक विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, शैक्षिक पहल, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल मुद्रा उपयोग, डिजिटल साक्षरता आदि की शुरुआत की जाएगी। ये बताया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर द्वारा कौन कौन सी पहले, या ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लक्षद्वीप के लिए। कारण क्या है? लक्षद्वीप जो है हमारे मुख्य भूमि से दूरी पर है। ठीक है। अगला इसका आगे कहता है कि इस परियोजना का मुख्य भूमि क्या है भैया? मुख्य भूमि कोच्चि है या केरल है? क्या है? कोच्चि है। अब यहीं पर कहता है लक्षद्वीप के 11 द्वीपों, अर्थात कौन कौन से द्वीप हैं? करवत्ती, अगत्ती, आमिनी, कदमत, चेटलेट, कल्पेनी, मिनिकॉय, एंथ्रेट, किल्टान, बंगाराम और बितरा। ये 11 द्वीप जो हैं लक्षद्वीप के, इन्हें शामिल किया गया है। मुख्य भूमि कोच्चि है जो केरल में पड़ती है। अब यहाँ पर आइए, हम इन द्वीपों का जो एक मिनिकॉय द्वीप है 8 डिग्री चैनल के पास स्थित है, या कह सकते हैं सब 8 डिग्री चैनल के समीप कौन सा द्वीप स्थित है? मिनिकॉय द्वीप स्थित है। अब मिनिकॉय द्वीप के बारे में एक चीज़ और है, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप ये पाया जाता है। अब इसी का एक और प्रश्न है जो जियोग्राफिकल है, कहता है कि मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य का कौन सा द्वीप है? तो याद रखना मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य मिनिकॉय द्वीप पड़ता है, जो सीमा रेखा बनाता है। क्लियर? ठीक। यह परियोजना यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड, जिसे हम दूरसंचार विभाग कहते हैं, इसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, या फिर इसके द्वारा जो है वित्त प्रदान किया जाता है। जो बैलेंस, जो रुपए लगेगा वो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? USOF अर्थात यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। ये क्या है? एक दूरसंचार विभाग है। क्या है? दूरसंचार विभाग है। अब आइए यहीं पर कहता है कि इस परियोजना के लिए परियोजना निष्पादन, यहाँ पर देखो परियोजना निष्पादन कौन सी है? तो भैया BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL अर्थात भगवान से भी ना लगे। अब यहीं पे कहता है कि यह कार्य ग्लोबल ओपन टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से कौन सी कंपनी करती है? तो NEC कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है, या फिर इसके करने के लिए किसे सौंपा गया है? NEC को सौंपा गया है। सिर्फ ये 3 शब्द याद रहे, NEC को कोच्चि लक्षद्वीप पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर परियोजना को पूर्ण करने के लिए सौंपा गया है। परंतु अब जो फाइबर पड़ेगी वो कौन सी? जियो, एयरटेल या कोई अन्य? भैया तो BSNL की जो है वो ऑप्टिकल फाइबर पड़ेगी। आइए अब देखते हैं इनसे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। परंतु उससे पहले कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न।
प्रश्न कह रहा है कोच्चि लक्षद्वीप पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था कहाँ किया गया है, करवत्ती में किया गया है 3 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कोच्चि लक्षद्वीप पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर परियोजना में कुल कितने द्वीपों को जोड़ा गया है? हमने भैया अभी आपको बताया था कुल 11 द्वीपों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कोच्चि लक्षद्वीप पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के लिए निष्पादन एजेंसी कौन सी है? हमने अभी आपको बताया था कि BSNL, भगवान से भी ना लगे, इस कंपनी को निष्पादन एजेंसी के रूप में शामिल किया गया, या हम कह सकते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर पड़ेंगी किस कंपनी की पड़ेंगी? तो BSNL कंपनी की पड़ेंगी। अगला प्रश्न है कोच्चि लक्षद्वीप पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर परियोजना को पूर्ण करने के लिए, क्या कह रहा है कि इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए किस एजेंसी को नियुक्त किया गया है? तो याद रखना हमने आपसे कहा था NEC, केवल ये याद रहे, आपको याद रहेगा NEC कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इसे पूर्ण करने के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है लोकनीति संवाद 2024 नामक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। भैया अभी हमने जो आपको बताया था कोच्चि लक्षद्वीप पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर परियोजना, इसमें लोकनीति संवाद तो नहीं है, फिर ये कहाँ से आया? आइए देखते हैं इसके बारे में भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। कह रहा है स्वामित्व योजना को सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 3 जनवरी 2024 के दौरान, 3 से 5 जनवरी 2024 के दौरान हैदराबाद में, कहाँ? हैदराबाद में स्थान कौन सा है? हैदराबाद है में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट कौन सा है? भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट के द्वारा लोक नीति संवाद 2024 नामक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। स्थान कौन सा है? हैदराबाद है। ठीक, इसमें क्या होता है भैया? इसमें पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रस्तुत करने के लिए क्या किया गया है? सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया है? स्वामित्व योजना को सम्मानित किया गया है। यह पंचायती राज मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह पुरस्कार स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि शासन में डिजिटल परिवर्तन पहल के लिए प्रदान किया गया है। भूमि शासन अर्थात हम कह सकते हैं जो विवाद होते हैं उन्हें सुलझाने के लिए, या किसी भी जो फील्ड है या भूमि है उसका मापन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आइए आगे कहता है कि अक्टूबर 2023 में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर में, कहा? मध्य प्रदेश के इंदौर में ई शासन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग श्रेणी में प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश का इंदौर है। क्या चीज है? ई शासन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 है, याद रहेगा। ठीक, अगस्त 2023 में गोवा में आयोजित डिजिटेक कॉन्क्लेव 2023, स्थान कौन सा है भैया? गोवा है। इसमें कह रहा है डिजिटल परिवर्तन के लिए ई गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग श्रेणी के लिए भी इसे स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए, उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया। आइए अब देखते हैं इससे भी संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। हाँ देखो, यहाँ कह रहा है लोक नीति संवाद 2023 नामक कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया था? मैंने अभी आपको बताया था 3 से 5 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया था? हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार से किस योजना को सम्मानित किया गया है भैया? तो स्वामित्व योजना को शामिल किया गया है। स्वामित्व योजना के बारे में पहले हम इनसे संबंधित जो प्रश्न है अन्य वो देख लेते हैं, इसके बाद हम आपको इसके बारे में भी ब्रीफ कर देंगे। अगला प्रश्न है ई शासन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? मैं अभी बताया था ई शासन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है डिजिटेक कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रहे डिजिटेक कॉन्क्लेव कहाँ किया गया था? गोवा में किया गया था। अगला प्रश्न
स्वामित्व योजना क्या है? आइए, अब हमने आपको बताया था कि स्वामित्व योजना के बारे में अभी हम बात करेंगे, तो आइए अब देख लेते हैं स्वामित्व योजना के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ। आपके सामने है स्वामित्व योजना। इसे 24 अप्रैल 2020 में प्रारंभ किया गया था। 24 अप्रैल 2020 में इसे लॉन्च किया गया था या प्रारंभ किया गया था। करने वाले माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी थे। ये था कि ऐसी एक केंद्रीय प्रायोजित योजना थी, यानी पूर्ण रूप से यह केंद्रीय योजना थी, जिनमें भारत में ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसको मतलब लॉन्च किया गया था। अब जानते हैं कि क्या जरूरत पड़ी भाई। जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे देश में वित्त की सबसे अधिक आवश्यकता थी। तो ऐसे में हमारे देश के दो प्रमुख लीडर, एक पीटी चाचा नेहरू, दूसरे महात्मा गांधी, इन दोनों में डिबेट्स हुआ और मतभेद भी हुआ। महात्मा गांधी का कथन था जो उद्योग लगाए जाए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाए जाएं और वो ग्राम स्तर पर लगाए जाएं, क्योंकि जो भारत की जनता है गांवों में निवास करती है, ना कि शहरों में। तो इसलिए महात्मा गांधी का परिप्रेक्ष्य था या उनका दृष्टिकोण था कि गांवों में कुटीर उद्योग लगाया जाए और अधिक से अधिक गांव या ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए। वहीं पर चाचा नेहरू का कथन था कि बड़े पैमाने पर या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाएं और वो शहर की तरफ हो, जिससे कि शहरी विकास होगा। हमारा जो देश है वो आधुनिक परिवर्तन की ओर अग्रसर होगा और गाँवों से लोग निकल करके शहरों में प्रवेश करेंगे और इससे हमारे देश की ग्रोथ होगी। अब उसी को पूर्ण करने के लिए माननीय श्री मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना लॉन्च किया था। वही है, यहाँ पर भारत में ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए इसे लॉन्च किया गया था। अब आइए देखते हैं कि इसका समय क्या था। भैया इन्होंने तभी लॉन्च कर दिया, मतलब बता दिया था 2020 में ही कि इसका कार्यकाल 2024 से 25 तक रहेगा। अब यहाँ पर ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया और ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया? इस समय वित्त वर्ष 2024-25 चल रहा है और ये लास्ट ईयर है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रत्येक एग्जाम के लिए। जैसे ARO है, UPPCS है, UPP है, या फिर जो सिविल सर्विसेज या अन्य एग्जाम्स जो लगने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं इसके माध्यम से क्या होता था, किस प्रकार से ग्रामीण या गांव के लोगों को या वहां के समुदायों को सशक्त करता है। भैया इसके माध्यम से आधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण के द्वारा GIS मैपिंग तकनीक से भूमि का सटीक सीमांकन किया जाता है। कई बार होता है कि जो है परिवार मतलब पड़ोसी छोड़ दो, परिवार में ही भाई भाई में ही लड़ाई हो जाती है कि नहीं मेरा इतना खेत था, मेरा इतना खेत था। तो उसी को हल करने के लिए ठीक ड्रोन के माध्यम से मैपिंग करने की व्यवस्था की गई। वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि जो विवादित भूमि होती हैं उनका सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है। वो किसके माध्यम से होगा? स्वामित्व योजना के माध्यम से किया जाएगा। इनमें कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें पूर्ण रूप से इसे शामिल कर दिया गया है, पूर्ण रूप से विस्तारित कर दिया गया है। जैसे कौन कौन से हैं? हरियाणा है, उत्तराखंड है, पुडुचेरी है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, गोवा के सभी बसे हुए गांवों के संपत्ति कार्ड बना करके इन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण कवरेज हासिल किया गया है। अब राज्य कौन कौन से भाई? हरियाणा है, उत्तराखंड है और गोवा, ये राज्य हैं। अब यहीं पर मतलब पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनसे भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमने आपको समझा दिया है कि क्या कारण है, मतलब कब किया गया, तो डेट याद रखना 24 अप्रैल 2020 को। कैसी योजना है? पूर्णतः केंद्रीय योजना है। क्या था? ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए किया गया। इसका समय कार्यकाल क्या था या कार्यान्वयन कब से कब तक है? 2020 से 2024-25 तक है, अंतिम तिथि है। कार्य क्या है? सटीक सीमांकन किसका? भूमि का। किसके द्वारा? आधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण और GIS मैपिंग के द्वारा। ये राज्य याद रखना, कुल 5 राज्य हैं, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा। ये राज्य हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। इन्हें पूर्ण कवरेज के रूप में हासिल या शामिल किया गया है। आइए अब देखते हैं जो इससे संबंधित एक प्रश्न है। वो अभी जो प्रश्न था वो क्या? प्रश्न कह रहा है कि स्वामित्व योजना है, ये कैसी योजना है? तो अभी हमने आपको बताया कि ये पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है, तो हम कह सकते हैं केंद्र स्तरीय योजना है। देखो योजनाएं 3 प्रकार की होती है, एक को राज्य लागू करता है, एक को केंद्र लागू करता है और एक इन दोनों की मिलीजुली होती है।
ठीक। अब जिनमें ये मिली जुली होती है उनमें एक रेशियो तय किया जाता है जो हम पूर्वोत्तर कह सकते हैं, जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उसमें 90:10 होता है, यानी 10% जो खर्च है वो राज्य देती है, जबकि 90% कौन है, केंद्र देती है। ठीक, ये कैसा हो गया, ये अर्ध केंद्रीय योजनाएं हो गई। लेकिन जब राज्य स्तरीय होता है तो पूरा का पूरा 100% कौन देता है, पूरा 100% राज्य देता है। लेकिन जब केंद्रीय स्तर की होती है तो 100% कौन देता है, केंद्र देता है। क्लियर। लेकिन जब यह आता है तब यहां पर 9:1 या 90:10 का रेशियो हो जाता है खर्च का। वहीं पर अन्य राज्यों की जब हम बात करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, तमिलनाडु हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या कोई भी, मतलब जो पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़ दो, जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों को छोड़ दो, तो शेष जितने राज्य हैं इन सभी में अगर हम अर्ध केंद्रीय प्रयोजित कर दें तो 60% केंद्र देती है और 40% राज्य को देना होता है। उम्मीद करता हूं आपको केंद्र प्रयोजित, राज्य प्रयोजित, अर्ध केंद्रीय योजनाएं इनके बारे में समझ में आ गया होगा। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।